तू मेरी तरफ है कि उसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ? नहीं, आप समझे नहीं। अच्छा, मैं नहीं समझा। तू मेरी तरफ है कि इनकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? आज की सरकार अच्छी या उस दौर की सरकार अच्छी? देखो, आज पढ़े लिखे के दौर की सरकार अच्छी या उस टाइम के लोगों की सरकार अच्छी? आप देखो, एकदम मेरे को सच सच जवाब, क्योंकि दर्शक देख रहे। आप तू मेरी तरफ है कि उसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ? नहीं, आप समझे नहीं। अच्छा, मैं नहीं समझा। तू मेरी तरफ है कि इनकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? आपने क्या बोला कि आज लोग अच्छे हैं, आज सलाहियत है, आज पढ़े लिखे हैं, तो आज मुझे बताइए, फिर आज की सरकार अच्छी या उस दौर की सरकार अच्छी? मैं वो तू मेरी तरफ है कि उसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ? नहीं, आप समझे नहीं। अच्छा, मैं नहीं समझा। तू मेरी तरफ है कि इनकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? वही तो जवाब दे रहा हूँ ना आपको। आप सुनने को तैयार ही, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसा आपने सवाल हमसे पूछा है कि उस दौर की सरकार अच्छी क्या आज की सरकार, मैं समझता हूँ, जैसा मेरे को जब से तजुर्बा है, और मैं कहूँगा 1947 से जैसा हमारा देश आजाद हुआ, आजाद हुआ, और आज तक सिर्फ भ्रष्टाचार है। ये सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैं चलिए दोस्तों, अरे सुन लीजिए, पहले सवाल का जवाब जो बोला, अच्छी बुरी की बात बता रहा हूँ आपको। भ्रष्टाचार की बात। तू मेरी तरफ है कि इनकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? बात मेरा सिर्फ सवाल है यस या नो। अरे सुन, दर्शक इतना लंबा इंटरव्यू नहीं देखेंगे बाबा। सवाल पेचीदा भी, कितना भी पेचीदा पूछ लो, पेचीदा नहीं, सीधा सवाल नहीं है। आपने दो ही बात पूछा कि वो दौर की सरकार अच्छी थी क्या, वही मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपने बोला उस दौर के लोग अनपढ़ थे, इस दौर के लोग जो तो होशियार है, पढ़े लिखे हैं। अरे भाई सुन लीजिए मेरी बात, असगर अली साहब, पहले सुन लो आप। उस दौर से 47 से आज तक। तू मेरी तरफ है कि इनकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? इसमें मुसलमानों को कहीं दूर दूर तक फायदा नहीं हो। चलिए, अरे सुन लो, पहले मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अच्छी बुरी क्या नहीं, दर्शक नहीं समझ पाएंगे। नहीं समझेंगे, मैं बता रहा हूँ तफसील से। तू मेरी तरफ है कि इनकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? पहले बात सुन लो, जैसा वो दौर की। अब रहा सवाल, वो बोलते ना, कोई कम है कोई ज्यादा है, कोई कम है कोई ज्यादा है। उस वक्त की कम थी, आज की पूरी 100% है। आज की पूरी 100% है। जैसा तुम बोले ना अच्छी बुरी, उस वक्त अच्छे में परसेंटेज ज्यादा किसको देंगे, वो सरकार को, ये सरकार। तू मेरी तरफ है कि इनकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? वो सरकार को देंगे, अच्छा ही अच्छे लोग किसको चुन के देते थे वो टाइम के अरे भाई तुम भले अनपढ़ थे, लेकिन चुन के कौन सी सरकार को देते थे? तो उस टाइम में उनको जो है तो अब अच्छे लोग वो टाइम की ये टाइम के। तू मेरी तरफ है कि उसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ? नहीं, आप समझे नहीं। अच्छा, मैं नहीं समझा। तू मेरी तरफ है कि इनकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आप तक डिजिटल में। अभी हम मौजूद है साहिब खान पठान, एक सोशल वर्कर है औरंगाबाद शहर के बहुत बड़े। और आप सभी को पता है कि वक्फ बिल पर आप सभी को पता है कि वक्फ बिल के ऊपर जो हंगामा मचा हुआ है पूरे देश में, उस सिलसिले में हम बात करने के लिए आए हैं। हम सीधे सीधे सवाल यही करेंगे, आप वक्फ बिल के सपोर्ट में हैं या खिलाफ? देखो ना, मैं पहले सपोर्ट में था, मैं आज सपोर्ट में हूँ। क्यों? इससे पहले तुम जैसे कि भाई अपोज में है या फिर अपने फेवर में है या फिर सपोर्ट में है, इससे पहले भी सपोर्ट में नहीं था और आज भी सपोर्ट में नहीं है। इससे पहले सपोर्ट में इसलिए नहीं था कि जब हमारे मुसलमानों के हक में पूरी जमीन थी और पूरे ताबे में थी, और टोटल जो है तो छोटे अधिकारी, पदाधिकारी से लेके तो बड़ा अधिकारी तक, सीओ तक हमारे मुसलमान थे, और इसके जिम्मेदार भी अच्छे अच्छे ओहदे के रखने वाले हमारे मुसलमान ही थे। तो इसलिए भी उस वक्त मैं खिलाफ था, क्योंकि हमारे मुसलमानों को उस वक्त कोई फायदा नहीं पहुंचा। वो चाहते तो मुसलमानों को बहुत कुछ फायदा पहुंचा सकते थे, मुसलमानों के हित के अंदर जमीन दे सकते थे, लेकिन जमीन उन्होंने दिया नहीं। आज उस वजह से आज सरकार के ताबे में ये जमीन चल ली गई और वक्फ बिल पास हो गया। अब रहा सवाल, आगे बोलते क्या उनके पे तुम फेवर में है क्या?
अभी तो ना फेवर में है, ना उनके जो है तो मुखालिफ भी नहीं है। मुखालिफ भी इसलिए नहीं है, हो सकता है कि ये सरकार कहीं ना कहीं मुसलमानों का फायदा पहुंचाएगी। उम्मीद है मेरे को सरकार से कि भाई जो पहले जो तो हमारे लोगों ने इसको फायदा नहीं पहुंचाया, हो सकता है सरकार के कि भाई गरीब को इसका फायदा पहुंचा सके, इसलिए मैं उनके मुखालिफ भी नहीं है। अब देखते हैं, आप इसलिए हमने जो है हमारी वक्फ कमेटी जो हम बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम सरकार से भी लड़ेंगे और तमाम हमारे तरह तरह के हम ये तो हमारे कौम को फायदा पहुंचाने का काम, आज जो हमारी वक्फ नहीं करा तो ये हमारी कमेटी करेंगी, जो वक्फ में नहीं करा ये कमेटी हमारी करेंगी। तो उम्मीद अल्लाह की ज़ात से हमारी ताकत भी बढ़ेंगी और हम सरकार से लड़ेंगे भी और उनका हक दिलाने का काम भी करेंगे। आज देखो तुम मुसलमानों के अंदर वहां पे वो दे, आज हमारे यहाँ के जो खासदार थे, हमारे संसद थे, उन पे एक तो संसद भी थे और वक्फ बोर्ड के बहुत बड़े पदाधिकारी भी थे। बड़ी आसानी के साथ में, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ना बहतान लगा रहा हूँ, ना उनके ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा हूँ, हक बात कर रहा हूँ। आप समझेंगे कि भाई उनके आप पर तुम जो है तो कोई इल्जामात लगा रहे, लेकिन नहीं, हक बात कर रहा हूँ। आप बताओ, तुम्हारे मीडिया से आप भी जो है तो संपादक है और अच्छे अच्छे चैनल में काम किए, बड़े बड़े चैनलों में भी काम किए, लेकिन यहाँ जहाँ गलत बात होगी तो आप टोक सकते मुझे कि आप गलत इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। अब बड़े यानी वक्फ बोर्ड के क्या पदे अधिकारी है, तो यहाँ पे 4-5 कब्रिस्तान देना तुम्हारे लिए कोई बात नहीं थी। 2-4 ईदगाह तुम्हारे औरंगाबाद शहर के अंदर, आज देखो हमको कब्रिस्तान के अंदर नमाज अदा करना पड़ रही है, ईदगाह के अंदर जगह नहीं पड़ रही है। औरंगाबाद शहर की लोक संख्या बहुत डबल टिबल चौबल बढ़ चुकी है, उस वक्त बहुत कम थी। आज कम से कम 10 पट जो है तो औरंगाबाद की मुसलमानों की आबादी बढ़ चुकी है। आज इस वजह से आज हमको वहाँ कब्रिस्तान में, जबकि खबरों पे नमाज पढ़ना जायज नहीं, बिल्कुल नाजायज है, आज हमको वो काम करना पड़ रहा है। तो ये हमारी गलतियां है, हमारी की वजह से जो तो आज हमको ये सजा हमको भुगतना पड़ रही है। उस वक्त वो ईदगाह की जगह दे सकते थे, कब्रिस्तान की जगह दे सकते थे, कई गरीबों का फायदा जो है तो वक्फ जमीन के फायदा पहुंचा सकते थे। आज देखो कारपोरेशन जो है तो वक्फ जमीन पे, कलेक्टर ऑफिस वक्फ जमीन पर, पूरा एरिया कब्रिस्तान का जो है तो उसके ऊपर जो है तो मुसलमानों की मिल्कियत है, मुसलमानों की हक की जगह। कलेक्टर के अंदर आज मुसलमानों को क्या फायदा पहुंचा? वहां तो बड़े बड़े अच्छे जो है तो धारकारिया बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो तो आज जो तो भू माफिया वहां बैठे हुए हैं, बड़े बड़े चोरा उसके ऊपर बैठे हुए हैं। आज कारपोरेशन के अंदर देखो पूरी जमीन का आज मुसलमानों को उसके अंदर क्या फायदा पहुंचा, पूरा एरिया जो है तो कारपोरेशन का ले लो। आज देखो जो तुम्हारा इससे बस स्टैंड की जो है मस्जिद के पास से लेके तो तुम्हारा माड़ा कंपनी तक ये वक्फ बोर्ड जमीन की जगह है। खुलताबाद देख लो, दौलताबाद देख लो, कहे की ये देख लो, आज जो है तुम्हारा बड़े गांव के अंदर देख लो, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। क्या मुसलमानों के अंदर फायदा पहुंचा? ये भू माफिया ने जो है तो हमारी जो है तो कौम ने जो है तो इसके ऊपर गलत करके, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि अगर ये सरकार के हाथ में गया है वक्फ बोर्ड, तो कहीं ना कहीं अब जो आम मुसलमान है, जैसे अमित शाह बोल रहे हैं संसद में खड़े होके कि हम गरीब मुसलमानों का भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे लग रहा है कि मुसलमानों को फायदा मिलेगा आगे चल के? देखो, बीजेपी ने आज तक सिर्फ मुसलमानों के हाथ में लड्डू दिए और मुसलमानों को नुकसान ही पहुंचाया है। हर जगह मुसलमानों को बीजेपी से फायदा तो नहीं पहुंचा है, नुकसान ही पहुंचा है। तो अब क्या उम्मीद है? अमित शाह कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को हम जो है तो हक दिलाएंगे। दिलाना भी चाहिए, क्योंकि हमारा हक है, ये किसके बाप की मिल्कियत नहीं है। ये मिल्कियत हमारी बाप दादाओं की है, किसी बाप की मिल्कियत नहीं है। आपके मीडियम से चैलेंज से बोल रहा हूं, किसका बाप का अधिकार नहीं है इसके ऊपर, ये हमारे बाप दादा की मिल्कियत है। तो ये हमारा अधिकार हुआ और देना भी चाहिए, हमारा अधिकार हमको मिलना चाहिए। और ये जिम्मे सरकार की जिम्मे है कि हमारा अधिकार हमको वापस दे, हमारा अधिकार हमको वापस दे। और नहीं देती है तो हम तो लड़ाई लड़ेंगे। जमहूरियत ने लड़ाई लड़ने का अधिकार सबको दिया है, जमहूरियत है। बिल्कुल ये बात सही है, संविधान ने सबको इसका हक दिया है। कहीं ना कहीं आप हमारे दर्शकों को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने कुछ काम नहीं किया, एक तरफ बोल रहे हैं मैं सरकार की रणनीति के एकदम खिलाफ हूँ। बैलेंस में बात कर रहे हैं आप, वन साइड किधर जा नहीं रहे। नहीं, आप सुन लो मेरी बात, बैलेंस में बात कर रहा हूँ मैं, बात मुद्दे की कर रहा हूँ। अगर कहीं ना कहीं डर लग रहा है मुझे, बैलेंस में बात करना जरूरी है। मेरे को डर सरकार से भी नहीं लगता, मेरा हक है। संविधान ने जो मुझे खुल के अपोज कर रहे हैं ना वक्फ बोर्ड का साथ दे रहे हैं। मेरे को जो है तो सरकार ने जो
एक मिनट लो उसको। बताया भाई कि आप बैलेंस पे चल रहे बैलेंस हैं। में चल रहे, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बैलेंस में नहीं चल रहे हैं आप। जैसा भाई रोना रो रहे हैं, मुसलमानों ने आपको हक नहीं दिलाया, हक बात है असगर अली साहब, हक बात है। मुसलमानों ने जो है तो पहले मैंने चैनल के माध्यम से कहा था कि भाई मेरे ही चिराग ने जला दिया, मेरा घर काशियाना, सब हमारे जो है तो लोगों ने, आज हमारे जो है तो पदाधिकारों ने नुकसान हमको पहुंचाए। लेकिन आज उम्मीद है अल्लाह के जात से ये जो कमेटी जो मजबूती के साथ में बड़े बड़े ओहदे रखने वाले लोग इसके अंदर मौजूद रहेंगे, इंजीनियर, वकील हो, बड़े बड़े अच्छे पदाधिकारी हो और इसके अंदर सलाहकार भी रहेंगे, उनके नेतृत्व के अंदर ये काम किया जाएगा, सबके गाइडिंग के अंदर काम किया जाएगा। और उम्मीद है सरकार को जागने का, जागृति करने का काम ये कमेटी करेगी। और कहीं ना कहीं इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के जात से ये कमेटी उनको हक पहुंचाने का काम करेगी, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, हमको वापस लेने में कोई हर्ज नहीं है। और इंशाल्लाह हम कलेक्टर है, जब लड़ाई कमेटी में से, दो गैर मुस्लिम रहेंगे, धरने से, आंदोलन से और मोर्चे से जब हमारा देश आजाद हो सकता है, हमारी हक की जमीन, हमने जो तो हमारा हिंदुस्तान हक की लड़ाई के लिए हमने बड़े बड़े आंदोलन छेड़े हैं, बड़े बड़े जो है तो हमने मोर्चे निकाले, हमने लड़ाई लड़ी है। जब हमारा हिंदुस्तान हमने हक लड़ाई से लिया है, तो क्या हम हमारी जमीन ले नहीं सकते? एक हमारी जमीन हक की ले नहीं सकते? ये हमारा जो है तो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, और हम लड़कर लेंगे, बिल्कुल जरूर लेंगे, और उनके हलक में से लेंगे, और बिल्कुल गरीब मुसलमानों को इसका हक दिलाने का काम करेंगे। लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमको कोई भी कदम उठाना पड़े। हम बड़ी से बड़ी अदालत भी खटखटाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, बड़े से बड़े ऊपर अदालतों में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, लेकिन मुसलमानों को उनका अधिकार वापस दिलाने का काम करेंगे। जो आज पीछे जो तो हमारे लोगों ने नहीं करे, आज ये सरकार से हम करा के लेंगे। एक तरफ बीजेपी बोलती है कि मुसलमानों से हिंदुओं को डर है, हाँ, हिंदू खतरे में है। एक तरफ बीजेपी बोलती है कि हमको गरीब मुसलमानों को जो है तो फायदा पहुंचाना है। ये दोहरी रणनीति बीजेपी की, ये आपके दिमाग में मतलब क्या चल रहा है, सरकार क्या चला रही है? बीच में आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और बहुत पेचीदा सवाल है और बहुत जानदार सवाल है। इस सवाल को आपके सलाम है, और जनता से भी कह रहा है कि ये सवाल को कई अच्छे कमेंट करे, सब्सक्राइब करे, इसको लाइक करे। ये जो आपका सवाल है, अब मैं बहुत आखिरी में 10-15 बातें अच्छी बताऊंगा खोलकर। आज की जो राजनीति चली है हिंदू मुस्लिम की, मस्जिद मंदिर की, और तमाम जो है तो खानकाह के नीचे, दरगाह के नीचे मंदिर को ढूंढने की, और तमाम जो है तो जैसे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये मुद्दा, तो असल में असगर साहब ये सरकार जनता का मुद्दा भटकाने का काम कर रही है। अब देखो मुद्दा भटकाया क्या, मैं बता रहा हूँ, बहुत पॉइंट की बात है। ये सरकार ने आज जो ये मुद्दे उठाई और ये मुद्दे भटकाने का जो काम कर रही है, तो सरकार के मैं खामियां गिनाऊंगा, खूबियां नहीं, इनके खामियां जो है, जैसा आज तुम्हारा जो कुंभ मेला हुआ, कुंभ मेले के अंदर कितना हमारे हिंदू भाइयों को नुकसान हुआ, कहीं जाने गई, कहीं लोग बेघरे हो गए, कई अपंग लोग हो गए, कहीं नुकसान हुए, कहीं जो तो भागदड़ मची। ये एक मुद्दा भटकाने का सरकार ने काम किया है। दूसरा मुद्दा, रेलवे स्टेशन के ऊपर भगदड़ मची, कई हजारों लोग मर गए, ये मुद्दा भटकाने का काम हुआ। महाराष्ट्र के अंदर इतना बड़ा, हमारा बीड जिले के अंदर एक बहुत बड़ा कांड हुआ, ये मुद्दा भटकाने का काम किया है। तो तमाम सरकारें जो है, बीजेपी जो है तो आज हमारे हिंदू भाइयों को भटकाने का काम कर रही है। और असल में इसमें हिंदू भाइयों को भी जो मुद्दा भटकाने का काम और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, तो इससे हमारे देश की उन्नति तो नहीं होंगी, हमारा देश खसारे में जाएगा, घाटे में जाएगा, पीछा जाएगा। ये सरकारें, आज की कोई भी सरकारें आती है तो जो गरीब तबके के लोग हैं, ये सिर्फ हमारा झंडा, हमारी जो है तो मोर्चे के अंदर हमारा नारा लगाने का काम करेगी, बाकी सिर्फ इनको ये देते। आप बताओ, पॉइंट की बात है। अब ये जो मुद्दे हैं, ये जो भी सरकारें करती है, दरगाह के होंदो, ये आंदोलन होंदो, आज देखो मस्जिदों के ऊपर जो है तो ये आज जो बजरंग दल वाले जो है तो झंडा लगाने का काम कर रही है, दरगाहों के ऊपर जो झंडे लगाने का काम कर रही है। तो ये काम कौन कर रहा है? ये नीचे तबके के नीच लोग कर रहे हैं, जो गिरे हुए लोग तबके के होते हैं। असल में जो है, अगर से जो राज के पक्ष लोग होते, तुम्हारे अंदर दम है और वाकई में तुम बहुत देश से करते, अपने से मोहब्बत करते, तो सबसे पहले तुम्हारी नस्ल को, तुम्हारी औलाद को आगे करो, तो मान लो कि वाकई में तुम बिल्कुल कौम के हमदर्द हो। तुम्हारी औलाद, तुम्हारे नस्ल को तो तुम भेजेंगे नहीं, तुम्हारे बच्चों को तो तुम भेजेंगे नहीं, तुम खुद नहीं आएंगे,
तुम किराए के टट्टू लाकर, भाड़े के टट्टू लाकर, ये जो है तो फिरका परस्ती लाकर जो है तो ये हरकत कराते हैं, तो इससे देश तरक्की नहीं करेगा। देश तरक्की करेगा तो अच्छे अच्छे कॉलेज बनाओ, बड़े बड़े डॉक्टर, नॉलेज यानी साइंटिस्ट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तमाम इंजीनियर कॉलेज, हमारे देश की तरक्की। बाकी ये मुद्दे हटा दो आप, देश के अंदर अच्छी उन्नति का आप काम करेंगे, अच्छी बच्चों को एजुकेशन देंगे, अच्छी तालीम देंगे, अच्छी पढ़ाई कराएंगे। एक मिसाल देता हूं, असल में हमारा देश के अंदर माहौल क्यों बिगड़ रहा है? सबसे पहले दो लोगों के ऊपर बच्चों के अंदर तरबियत पैदा होती है। एक तो घर का अपने माँ बाप सही होना चाहिए तो बच्चों को अच्छी तरबियत मिलेगी, और दूसरा हमारा टीचर सही होना चाहिए तो उसको अच्छी तरबियत मिलेगी। टीचर गलत, माँ बाप गलत, तो बच्चा गलत दिशा के अंदर जाएगा। और वही है जो तो टुकारी की जो आज जो ये गुंडागर्दी करने बजरंग दल वाले, जो विश्व हिंदू परिषद वाले लोग जो आज जो हरकत कर रहे हैं, ऐसी गुंडा बनेगा, ऐसा मवाली बनेगा, ऐसी हरकत करेगा, इससे देश हमारा बहुत पीछे चलेगा। और उसको घर का रास्ता बताएंगे, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, एमआईएम हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां हो, इसको दिशा बताने का घर का काम वो करेगा और अच्छी गाइडिंग में करेगा, और जनता के अंदर भी जो है तो अच्छा जो है रहबरी का काम करने का काम करेगा। हमारा डिफेंस जो है इसके ऊपर जो है तो नेताओं नहीं होता है, और बड़ा होने के बाद में अपने बंदे को गिराने के लिए खड़े भी नहीं होगा। दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं दिल में तकलीफ हो रही है, अगर चिंता जी संसद में होते तो एक वोट मुसलमानों की तरफ से बढ़ जाता, अगर वो संसद बनते तो एक बेनिफिट मिलता। क्या मिलता? अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ये खुशी हो रही है क्या असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में बेबाकी से जो है तो वो बिल को फाड़ दिया? बेरिंग खुशी हो रही है कि नहीं? अरे अच्छा करे ना भाई। अरे भाई, चिल्लाने के साथ साथ उम्मत को फायदा पहुंचाओ ना, कौन को फायदा पहुंचाओ। चिल्लाने से तुमने चिल्लाए तो पूरे तमाम चिल्लाए तुमने, कई बार चिल्लाए तुमने, अपने बाबरी मस्जिद के लिए भी चिल्लाए, बाबरी मस्जिद आज से चली गई, 370 जैसा जो है तो हमारे से चलेगा, कानून पास होगा, 3 तलाक का मसला उठाए तुम्हारे वो जो चलेगा। अरे भाई, जब तुम चिल्लाते हो तो एक तो बता दो कि मुसलमानों के हित के अंदर आपने काम किया है, और कानून को जो है तो बायकॉट करने के बाद तो कानून को रद्द कराया। बाबा, वो अकेला बंदा क्या करेगा? अरे तो बहुत सारे लोगों ने मुसलमान कैंडिडेट को गिराने का काम किया इलेक्शन में, हर कोई जानता है। कौन किसने गिरा? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हर कोई जानता है मुसलमान कैंडिडेट अगर खड़े होता है, मुसलमानों ने जाना चाहता है, उसको रोकने का काम करते हैं। सुन लो, यहाँ पे तो वहां पे अपना कैसे चलेगा? आज मुसलमानों की आंखें खुल गया। आज तुम बोले यहाँ के संसद को या आमदार को, खासदार को गिराने के मुसलमानों ने यहाँ पे काम किए। मैं मुसलमानों की भी बात कर रहा हूं। वो कैंडिडेट जो चुनकर नहीं आना चाहते थे, सिर्फ गिराने के लिए खड़े। अब कौन गिराने के लिए खड़ा? मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि भाई ये गिराने के लिए खड़ा, इलेक्शन लड़ना सबका हक है, लेकिन वो साबित कर दो। वो जलील को गिराने के लिए खड़े थे, उनको खुशी हो रही है, तकलीफ हो रही है? वो साबित कर दो आप कि वाकई में जो है तो इम्तियाज जलील को गिराने के लिए खड़े। साबित कर लो कि मैं मान लूं कि वाकई में इनको गिराने का। हर आदमी जो खड़ा था चुन के आने के लिए खड़ा था, कोई गिराने के वास्ते नहीं और गिरने के वास्ते नहीं खड़े था। साहब, ये तो हमारा अधिकार है, संविधान ने हमको लड़ने का अधिकार दिया है। मेरे मुखालिफ मेरा बेटा भी लड़ सकता, मैं रोकने वाला कौन होता? मेरे घर की मेरी फैमिली, मेरी बीवी भी मेरे खिलाफ लड़ सकती, मैं रोकने वाला कौन होता? मेरे खिलाफ मेरा बाप भी लड़ सकता, मेरे बाप के खिलाफ मैं लड़ सकता, हाँ, मेरा पड़ोसी लड़ सकता, मैं रोकने वाला कौन होता? ये संविधान ने सबको इजाजत दिया, आप लड़ सकते हो, ये जमहूरियत है, तुमको इजाजत है इसकी लड़ने की, तुम लड़ सकते, हर आदमी लड़ सकता। एक घर में से 10 मेंबर लड़ सकते तुम्हारे, कोई किसी को बोल नहीं सकता है कि तो मैं एक मेंबर हूँ घर का, तू क्यों लड़ रहा है मेरे वोटिंग काटने के लिए, गिराने के लिए? मेरे बेटे को मैं नहीं बोल सकता। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बात बता रहा हूँ, पहले सुन लीजिए आप, पहले सुन लीजिए। मेरे बेटे को बोलने का मेरे को अधिकार नहीं कि तुम मेरे को गिराने के वास्ते खड़े होकर के, मेरा बेटा बोल नहीं सकता। आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आपके ऊपर हम पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। आप आपके ऊपर क्यों ले रहे हैं? आप तो जीतने के लिए खड़े थे ना। अरे भाई, जो हराने के लिए खड़ा, मैं उसकी बात, तुम दावा करो हारे का, हम तुम्हारे पर ऑब्जेक्शन लेंगे। तुम मैं तो नाम ही नहीं ले रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई जो मतलब क्वेश्चन मार्क, मैं बोल रहा हूँ अगर से मेरा बेटा भी मेरे को बोलता है कि अब्बा तुम मेरे को गिराने के वास्ते लिए खड़े सकते, तो मैं कोर्ट का कानून का रास्ता बताऊंगा उसको, कोर्ट के अंदर खींचूंगा। सुने क्या? आप तो जीतने के लिए खड़े थे ना। हम जीतने के लिए खड़े, हम तो हम क्या बोल रहे हैं? आप हराने के लिए खड़े थे। किसकी भी बात कर रहे हैं? जैसा आपने बोला कि कुछ लोग वो गिराने के वास्ते खड़े, कुछ लोग, चलो मेरा छोड़ दो आप, कुछ लोग वो दावे के साथ बोलना है कि किन्ने उन्होंने बोल देना कि ये गिराने के लिए खड़े, चैलेंज के साथ में हम कोर्ट का रास्ता बताएंगे ऐसे लोगों को।
हम कोर्ट में खींचेंगे कि भाई हमारे के ऊपर जो है तो दबाव डाल के प्रेशर डाल के हमारे पूरे इल्जाम लगे कि हमको अधिकार नहीं है, कि हमको हक नहीं है लड़ने का, कि हम लड़ नहीं सकते। ये तो कोई बात नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अल्लाह ताला ने अपने को अक्ल सलीम दिया, कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है इसमें हम फर्क कर सकते हैं। अब इसमें साफ तौर पे ये समझ में आता है अपने कि अगर से मैं आमदार की लड़ूंगा या मैं खासदार की लड़ूंगा तो मैं जीत सकता हूँ या नहीं जीत सकता हूँ, या मेरे वजह से किसी को नुकसान पहुंच सकता है। ये बदनामी की मिसाल ले लो, सलीम एक अक्ल सलीम की बात होती है। संविधान ने तो हक दिया लड़ने का, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आपको, ये बदनापुर हमारा जो है तो हमारे रिश्तेदारों का भी गांव है और हमारा जो है तो अच्छी के ताल्लुकात भी है बदनापुर के अंदर, और अच्छे रिलेशन के लोग भी है, बड़े बड़े लोग हैं, पत्रकार है, तमाम रिश्तेदारी भी है। आप बदनापुर के कई सालों पहले की मिसाल ले लो, आप एक खेत में जो है तो नागर जोक रहा था, उसको बुलाया कि तो आमदार के लिए खड़े रहने का है, कोई भी हो, कुछ साल पहले की बात है, मालूम जी, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने लाया, उसको खड़ा कर दिया, वो चुन के आ गया, जबकि उसको कुछ मालूमात भी नहीं थी, उसको खड़ा कर दिया, चुन के आ गया। ये ऐसी जरूरी नहीं है कि सर वो रिजर्वेशन, सर वो जो बदनापुर है ना वो रिजर्वेशन हो गया था, वो रिजर्वेशन हो गया था, इसलिए उसको मौका मिला और वो आमदार बना। अरे भाई वो पूरी हिस्ट्री मालूम है, सुन लो, ऐसा नहीं है कि एक आम इंसान को ला करके जो है तो उन्होंने खड़े कर दिया। एक जंगली को खड़ा कर दो, वो सलाहकार रखेगा, एक मालूमात वाला आदमी आपके हाथ तले रखेगा, पूरी गाइडिंग के साथ में उसके साथ में काम कराने, लेकिन उतनी सलाहियत तो हर आदमी में आज के दौर के एतबार से, आज के एतबार से हर आदमी जो है अच्छी सलाहियत रखने वाला भी है, अच्छी तजुर्बे रखने वाला भी है। वो जमाना गया जो पहले भूले भाले लोग हुआ करते थे। आज के दौर के एतबार से हर घर के अंदर एक शाना पैदा होता है, हर घर के अंदर एक दो शाने पैदा होते हैं, और अच्छी मालूमात भी रखने वाले लोग होते हैं, अच्छे तजुर्बेकार भी लोग होते हैं, और अच्छी सलाहियत रखने वाली भी आज के एतबार से तालीम के भी रखने वाले लोग हैं। पहले लोग थोड़े बहुत पढ़ा करते थे, लेकिन 90% जो लोग जो तो अनपढ़ गवार होते थे, 5% 10% लोग तालीम हासिल करते थे। आज के एतबार से इसी के साथ में मैं आपसे एक आखिरी सवाल, नहीं, आज के दौर के एतबार से 99 लोग जो है तो पढ़े लिखे तजुर्बेकार। ठीक है, हमने मान लिया आपकी बात कि आज के दौर में जो है तो पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग को सलाहियत है और वो जो तो अच्छा बुरा जानते हैं। अब इसी के साथ में मैं आपको एक सवाल करता हूँ, आज की सरकार अच्छी या उस दौर की सरकार अच्छी? देखो, आज पढ़े लिखे के दौर की सरकार अच्छी या उस टाइम के लोगों की सरकार अच्छी? आप देखो एकदम मेरे को सच सच जवाब, दर्शक देख रहे, आपने क्या बोला कि आज लोग अच्छे हैं, आज सलाहियत है, आज पढ़े लिखे हैं, तो आज मुझे बताइए फिर आज की सरकार अच्छी या उस दौर की सरकार अच्छी? मैं वही तो जवाब दे रहा हूँ ना आपको, आप सुनने को तैयारी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसा आपने सवाल हमसे पूछा कि उस दौर की सरकार अच्छी क्या आज की सरकार, मैं समझता हूँ जैसा मेरे को जब से तजुर्बा है, और मैं कहूँगा 1947 से जैसा हमारा देश आजाद हुआ, आजाद हुआ और आज तक सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। ये सवाल का जवाब नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, अरे सुन लीजिए, पहले सवाल का जवाब जो अच्छी बुरी की बात बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार की बात, मेरा सिर्फ सवाल है यस या नो। अरे सुन, दर्शक इतना लंबा इंटरव्यू नहीं देखेंगे बाबा। सवाल पेचीदा भी कितना भी पेचीदा पूछ लो, पेचीदा सवाल नहीं है। आपने दो ही बात पूछा कि वो दौर की सरकार अच्छी थी क्या, वही मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपने बोला उस दौर के लोग अनपढ़ थे, इस दौर के लोग जो तो होशियार है, पढ़े लिखे हैं। अरे भाई सुन लीजिए मेरी बात, असगर अली साहब पहले सुन लो आप। उस दौर से 47 से आज तक इसमें मुसलमानों को कहीं दूर दूर तक फायदा नहीं हो। चलिए, अरे सुन लो, पहले मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, अच्छी बुरी नहीं, दर्शक नहीं समझ पाएंगे। नहीं समझेंगे, मैं बता रहा हूँ तफसील से। पहले बात सुन लो, जैसा वो दौर की। अब रहा सवाल, वो बोलते ना कोई कम है कोई ज्यादा है, कोई कम है कोई ज्यादा है। उस वक्त की कम थी, आज की पूरी 100% है, आज की पूरी 100% है। जैसा तुम बोले ना अच्छी बुरी, उस वक्त अच्छे में परसेंटेज ज्यादा किसको देंगे? वो सरकार को, ये सरकार, वो सरकार को देंगे, अच्छा ही अच्छे लोग किसको चुन के देते थे वो टाइम के लोग? भाई भले अनपढ़ थे लेकिन चुन के कौन सी सरकार को देते थे? तो उस टाइम में उनको जो है तो अब अच्छे लोग वो टाइम के ये टाइम के, वही तो जवाब, बस वही जवाब है, दर्शक भी समझ गए। हाँ, वही जवाब दे रहा तुम आपको। उनको परसेंटेज देंगे तो हम 100% देंगे। बिल्कुल,
और आज की जो है तो हाँ। आज की सरकार को हम जो परसेंटेज देंगे 20% देंगे। तो फिर आज के पढ़े लिखे यही लोग मैं किसको तुमको चुन के दे जवाब रहे दे रहा हूँ। हैं? बिल्कुल दर्शक यही समझ जवाब गए। दर्शकों को बता हाँ रहा बिल्कुल, हूँ। बाबा ने आज पहली बार सच कहा है, तो दर्शकों कमेंट करे, बाबा को थैंक्स बोले। बाबा ने चैनल पे बहुत अच्छी बातें बताई है। और मैं आखिर में चलते चलते यही कहूंगा, पुरानी कहावत है और सब पे आज फिट हो रही है। कहावत बहुत आसान है और सबने सुनी है, चुड़िया चुग गई खेत तो पछता के क्या फायदा। एक बार फिर से सुना दूं, चुड़िया चुग गई खेत तो पछता के क्या फायदा। आजकल जो वक्फ बोर्ड के जो बड़े बड़े वहां पे जो अधिकारियां बैठे हैं ना, अब वो पछता रहे। वो सोच रहे कि अरे यार साला, जब अपने हाथ में था तो हम बेवाओं को फायदा पहुंचा सकते थे, यतीमों को फायदा पहुंचा सकते थे, जो बेरोजगार है उनको दुकानें बनाकर दे सकते थे। अब तो अपने हाथ में से निकल गया सब। अब हम क्या करेंगे? अब चिल्ला रहे। अब तो बस काली पट्टियां बांधो। काली पट्टियां बोल नहीं सकती साहब। काली पट्टियां का मतलब क्या है कि हम जो है तो ब्लैक डे बना रहे, ब्लैक दिन बना रहे। अरे ब्लैक दिन क्यों मना रहे हो आप? अरे देश आजाद होने के पहले कई 100 सालों से जमीनें आपके हाथ में हैं। हाँ, मैं कहूंगा 1000 साल से आपके हाथ में जमीनें हैं। आज ऐसा एक आम मुसलमान जो नेता नहीं है, नेता के घर से ताल्लुक नहीं रखता, उसको लाके खड़े करिए। उसने ये गवाही देना कि इन्होंने मुझे यहाँ पर दुकान बना के दी थी वक्फ बोर्ड पर, वक्फ बोर्ड की जगह पर। एक बेवा को लाके दो, बेवा को लाकर बताओ कि इसने बोलना मेरे को घर बना के दिए थे। एक यतीम को लाओ मेरे सामने, उसने बोलना कि मेरे को यहाँ वक्फ बोर्ड से फायदा पहुंचा। साहब हम पूरी आपके समर्थन में खड़े रहेंगे। बस आखिर में चलते चलते, बाबा आपका शुक्रिया, आपने कौन सी सरकार है अच्छी है वो हमको आज समझा दिया। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और बोलने में कोई कोताही हुई होंगी या बोलने में मैंने कुछ गलती की होंगी तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और आखिर में चलते चलते फिर से एक बार, बाबा चुड़िया चुग गई खेत तो पछता के क्या फायदा। बोलो बोलो मैंने चलिए। असगर साहब, मैंने एक शेर कहा था। अच्छा, एक शेर बाबा का, एक शेर बाबा का, एक शेर। सबसे पहले, इससे पहले भी तुमको बोला मैंने, इसका मिसाल इस पे नहीं बैठी है, चुड़िया चुग गई खेत से, ये नहीं है। हाँ। असल में जो, अच्छा चुड़िया कौन है? सुन लो मेरी बात। मैंने कहा था हाँ। क्या मेरे घर के चिराग नहीं जला दिया मेरा घर का आशियाना। यो मेरी खुद की चिराग था, मैं ही उसको सिलगाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मेरे घर में ही जो है तो मेरे घर का आशियाना को नस्त नाबूद कर दिया, जलाकर खाक कर दिया। आप पछताते रहो, राख को समेटते रहो, फायदा कुछ नहीं है। लेकिन उस वक्त ये तो हम रोशनी का सही फायदा उठा सकते थे, लेकिन आज हमारे कौम ने वो फायदा नहीं उठाया। हमने जो चिराग को सही जगह रखना चाहिए था, हमने उस चिराग को सही जगह नहीं रखा है। इस जगह हमने चिराग को रखा है जहाँ मेरा आशियाना ऑटोमेटिक जल जाए। आशियाना ऑटोमेटिक जल गया। इसके साथ मैं भी एक शेर कहूंगा, खास मुसलमानों के वास्ते, खास मुसलमान कौम के वास्ते में, कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना को खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाथ फैलाइए। अल्लाह हर चीज अता करने वाला है। इतना बुलंद करो, पढ़ाई से बुलंद करो, पैसे से बुलंद करो, ताकत से बुलंद करो, और उसका फायदा हर किसी को होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। अपने देश को फायदा होना चाहिए। तो चलते चलते खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं हूं असगर अली।